मैंने इंडिया से पाकिस्तान का जो इरादा किया वहाँ के मजालिम से तंग आकर किया। यहाँ रहना है तो हिंदू बन के वो कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। मोहम्मद हसनैन जी आप कायर हैं। इस तरह के उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया है। हज़ारों लोग हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं मुसलमान इन चीज़ों से तंग आकर। पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा तो है, कुदरती तौर पर है, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में हमारे ज़ात का भी एक रोल है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बिहार एक रियासत है, आप लोग सूबा कहते हैं। हिंदुस्तान में रियासतें होती हैं, सूबे नहीं। सीवान के एक बहुत मशहूर शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, आपने नाम सुना है, और लालू प्रसाद यादव का ताल्लुक छपरा से, वहाँ से हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक है। हसनैन साहब आप एक सच्चे हिंदुस्तानी नहीं थे, आपके दिल में पाकिस्तान बसता था, इसके वजह से आप पाकिस्तान गए हैं। आप कायर हैं, आप कायरता के वजह से पाकिस्तान गए हैं। नहीं तो एक सच्चे हिंदुस्तानी होते तो आपकी शिकायत देश से होती, न कि आप पाकिस्तान जाकर भारत के लिए जहर उगल रहे हैं। कौन है मोहम्मद हसनैन? क्यों पाकिस्तान जाकर उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि भारत में मुसलमान को रखना है तो वंदे मातरम करना पड़ेगा? क्या मोहम्मद हसनैन और मुसलमानों के लिए वंदे मातरम गाली है? क्यों उन्होंने पाकिस्तान जाकर कहा कि मुसलमानों को भारत में टारगेट कर मारा जाता है? क्यों मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान जाकर बिहार का नाम लिए? क्यों मोहम्मद हसनैन ने पाकिस्तान जाकर शहाबुद्दीन का नाम लिए? क्यों मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए? ये सभी बातें जो मोहम्मद हसनैन ने भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने के लिए जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान जाकर, भारत छोड़कर पाकिस्तान जाकर मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे जो पाकिस्तानी मीडिया में घूम घूम कर कह रहे हैं, पाकिस्तान सरकार से वहां शरण के लिए भीख मांग रहे हैं, मोहम्मद हसनैन की उनकी मुख से ही ये सारी बातें सुनाते हैं कि क्यों मोहम्मद हसनैन पाकिस्तानी मीडिया से भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, मुसलमान भाइयों के लिए जहर उगल रहे हैं। सुनिए आप मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे को पाकिस्तानी मीडिया चैनल जियो न्यूज को सुनते हैं, क्या जियो न्यूज से मोहम्मद हसनैन और उनके बेटे कह रहे हैं। मैं अफजल नदीम डोगर कराची से एक और स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ मेरे साथ दो बाप बेटा मौजूद हैं जो कि भारतीय मुजालम का शिकार होकर जो है वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए हैं। वहाँ से सफ़र तो इनका कानूनी था। ये सारी इनकी दिलचस्प कहानी, वापस जाना नहीं चाहते किसी भी सूरत। हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ आए और इनका मकसद यहाँ आने का क्या था और क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ की हुकूमत से। जी आप अपना तारुफ कराइएगा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरा कलमी नाम एम हसनैन है। मैं ट्राईलिंगुअल हूँ, 3 ज़बानों में बातचीत कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। वहाँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अपना अखबार है द मीडिया प्रोफाइल के नाम से, टैबलॉइड है। इसके अलावा मैं वहाँ बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। वो बच्चे जो LLB कर रहे होते हैं उनको ड्राफ्टिंग सिखाता हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, ये तफसील ज़रा। मेरी पैदाइश तो जमशेदपुर की है जो झारखंड सूबे में है इस वक्त, लेकिन मैं सन 1975 के ज़माने में दिल्ली आया था। गोया कि लगभग 50 साल पहले मैं दिल्ली आया था और दिल्ली में मेरा क़याम रहा है। तो करते क्या हैं वहाँ दिल्ली में आप? शुरू के दिनों में तो मैं एक मार्केटिंग ऑफिसर था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था 2-3 कंपनियों में। उसके बाद मेरी जो शादी हुई है 1989 में हुई इनकी वालदा से, मगर वो शादी चली नहीं। 1993 में एलर्जी हो गई। वो जो मामलात होते हैं वो थे बहरहाल, तो मुझे क्लेम में काफ़ी कुछ देना उन्हें पड़ गया और इस तरह मैं एक तरह से डिप्रेशन के आलम में चला गया 2-3 साल के लिए। मैंने बाकायदा अपनी ज़िंदगी की जो दूसरी इनिंग शुरू की है वो 1995-6 में शुरू की है, 2-3 साल की खामोशी के बाद। तो उस वक्त से मेरा एक तंजीम से ताल्लुक़ रहा है, सियासी तंजीम से, कौमी पार्टी ऑफ इंडिया उसका नाम है, जो 1996 में बनी थी और जिसका बाद में मुझे प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। उस तंजीम के बैनर से हमने कई इलेक्शन भी लड़े हैं, पार्लियामेंट के और असम्बली के। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है जो मैंने आपको अर्ज़ किया। आपका जैसे कि यहाँ इस्टेब्लिश हुई है कि आप इंडिया से यहाँ आए हैं, क्या सफ़र था, कैसे आप यहाँ पहुँचे? जी ये तो आपको मालूम है कि मैंने इंडिया से पाकिस्तान का जो इरादा किया वहाँ के मजालिम से तंग आकर किया। वहाँ के मजालिम में एक तो जाली वो हैं मुकदमात हैं जो वो कर देते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़,
और दूसरे ये भी होता है कि जब वो किसी को काबू नहीं कर पाते तो उसे अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए धमकियाँ दिलवाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ही कहते थे कि भाई आर यू हसनैन, ऐसे फ़ोन करके पूछते थे अंग्रेज़ी में, आर यू हसनैन, आई मीन यू आर एम हसनैन, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ कौमी पार्टी ऑफ इंडिया, सो यू डू नॉट वांट टू मेंड योर वेज, इज इट, यू वांट टू फाइट विद द इस्टेब्लिशमेंट, यू नो व्हाट वुड हैपन टू यू। हमने कहा कि भाई अगर कोई बात गलत है मेरी कानूनी तौर पर या दस्तूर के लिहाज से गलत है तो यू कैन टेक सूटेबल एक्शन ऑन दैट। तो उन्होंने कहा हाँ बच्चों सही बात है, यू आर अ प्रोफेसर, हाँ यू हैव बीन आर्गुइंग विद द जज, आप तो बातें करते हैं ठीक है, बट यू हैव अ सन, इस तरह की उन्होंने बातें की, यू हैव अ सन, यू मस्ट थिंक अबाउट हिम, बेटे के बारे में सोचें आप, कुछ भी हो सकता है। मुज़ालम तो हमने यहाँ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कश्मीर में भी हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भी और दूसरे कौमियतों के साथ भी। तो आपके साथ कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कुछ? सबके साथ हुई हैं। एक बार एक मौके पर मैं और मेरा बेटा दोनों जा रहे थे, वो एक मामूली सा वाक़या था जो कि रोड रेज से ताल्लुक़ रखता है, मतलब सड़क पे किसी को गुस्सा आ जाता है। एक मामूली सी गलती थी जो इस बच्चे की थी कि इसकी गाड़ी आगे बढ़ गई और उसका ब्रेक का उसका जो लीवर था वो लीवर जा कर के उसके हेलमेट से टकरा गया, उसका शीशा टूट गया। एक छोटी सी बात थी। जब वो बात बढ़ने लगी तो मैंने कहा उससे कि बेटे आपका ये कितने का है, कितने का नुकसान हुआ? तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं आप पूछ लो कितने का नुकसान। किसी ने कहा 40 रुपये का आता है। मैंने इसको कहा इसे 50 रुपये दे दो, इनका नुकसान हुआ है। मैंने कहा ये 50 रुपये लो और जाओ। लेकिन वो शुरू हो गया तुम मुसलमान ऐसे होते हो वैसे होते हो, और फिर उसने 1-2 फ़ोन कर दिया अपने साथियों को। तो वो किसी तंजीम का आदमी था। वहाँ पर जो RSS है उसकी तकरीबन 50 से ऊपर झैली तंजीमें हैं जिन्हें हम फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो उसने फ़ोन कर दिया, लेकिन बहरहाल हमने किसी सूरत से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया तो हमने अपनी जान बचा ली। फिर मेरे बेटे को भी 2 बार इसके साथ भी वाक़यात हुए, एक बार पार्क में हो गया, एक बार कहीं हो गया। तो दिस हैज़ बीन द कॉमन सीन विद ईच एंड एवरी मुस्लिम। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, कईयों के साथ हो रहा है। और ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने हिंदुस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया है। हज़ारों लोग हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं मुसलमान इन चीज़ों से तंग आकर, बट दे हैव बेटर ऑप्शन। मोहम्मद हसनैन जी, ये आपकी निडरता नहीं कायरता को फील करवाता है, क्योंकि आप कायर हैं इसलिए भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं। कौन ऐसा है भाई कि जो सड़क दुर्घटना होती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, अपराध कहाँ नहीं है? कौन से देश में अपराध नहीं होती है? ये आप उस छोटी सी लड़ाई को धर्म से जोड़ते हैं और मुसलमान भाइयों को भड़काने का कोशिश करते हैं, भारत के मुसलमान भाइयों को। मोहम्मद हसनैन जी, ये आपकी निडरता नहीं कायरता है, और आप कायरता की वजह से भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं। मैं 1000 बार बोलूंगा, आप कायर हैं मोहम्मद हसनैन जी। कौन ऐसा है भाई? अगर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में कोई बच्चा है, 2 बच्चा है, वो लड़ाई करता है, तो वो क्या शिकायत दूसरे देश से करता है कि अपनी घर में माँ बाप से करता है? या आपकी लड़ाई पड़ोस से होती है तो आप लोकल के थाने में जाते हैं, वहां शिकायत करते हैं अपने पड़ोस की लड़ाई के लिए, नहीं तो आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वो आपकी लड़ाई सुलझाने आते हैं। आपका एक सड़क दुर्घटना लड़ाई होता है, सड़क पर ये गाड़ी से लड़ाई होता है, और उस लड़ाई को आप धर्म से जोड़ते हैं, मानते हैं, आपकी बात हम ये मान लेते हैं, सही मान लेते हैं आपकी ही बात है कि वो अगला आदमी गाड़ी वाला बोल रहा था कि आप तो मुसलमान ऐसे ही होते हो वैसे ही होते हो। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप भारत में कई सालों तक रहे हैं, आप भारत को जानते हैं। आपकी लड़ाई एक सिस्टम से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई एक कानूनी तरीके से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई कोर्ट से होनी चाहिए। आप शिकायत दर्ज कराते, कोर्ट में करवाते, थाने में करवाते, आप लड़ सकते थे, आप एक पॉलिटिशियन भी थे। ये आपकी कायरता है मोहम्मद हसनैन जी। आप जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में जो शरण के लिए भीख मांग रहे हैं, ये आपके लिए एक दुर्भाग्य है। जो इतने अच्छे भारत एक ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, भारत में एक समान रूप से सभी
धर्मों का सम्मान मिलता है। मोहम्मद हसनैन जी, आप कायर हैं। मोहम्मद हसनैन जी, सुनिए आगे क्या कह रहे हैं मोहम्मद हसनैन जी और उनके बेटे। उनके पास पैसे हैं, वो शरीयत खरीद सकते हैं, उन्होंने शरीयतें खरीदी हैं, ठीक है। कनाडा में जाकर, जर्मनी में जाकर, जो उनकी अपनी कंडीशन होती है कि इतने करोड़ रुपए जमा कर दीजिए, फिर इतना लोन मिल जाएगा और आइए और हमारे यहाँ लोगों को जॉब प्रोवाइड कीजिए, तो वो कंडीशन को पूरी करते हैं, वो कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन मुसलमानों के पास ये होता है कि वो टर्की की तरफ चले जाएं, अज़रबैजान की तरफ चले जाएं, या मलेशिया की तरफ चले जाएं, इंडोनेशिया की तरफ चले जाएं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम माशरे में रहना चाहते हैं। आपने पाकिस्तान की बाकायदा प्लानिंग की यहाँ आने की, और क्या तरीका? देखिए, पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा तो है, कुदरती तौर पर है, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में हमारे ज़ात का भी एक रोल है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि उनको हमेशा इस बात पर गुस्सा आता है कि भाई तुम्हारा तो मुल्क बन गया, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमसे कहा जाता है कि मुसलमानों के दो ही स्थान मतलब जगह, या पाकिस्तान या कब्रिस्तान। यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहो, कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। इस तरह के उनके बहुत सारे स्लोगन्स हैं। जो स्कूल सरकारी मुसलमानों के इलाके में होते हैं, वहाँ किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वंदे मातरम ज़रूर पढ़ाया जाता है, भोज मंत्र ज़रूर पढ़ाया जाता है, ठीक है। सरस्वती की पूजा ज़रूर कराई जाती है, या वो जो क्या कहते हैं उसे, हर स्टूडेंट से नमस्कार, हाँ जी जी जी, सबके साथ। वो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम इलाके में कम होते हैं, मुसलमान ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको भी करना पड़ता है ये सब कुछ। ये हसनैन साहब के साहबजादे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप अरे भाई, ऐसा क्या है वंदे मातरम में? वंदे मातरम क्या मुसलमान भाइयों के लिए गाली है? मोहम्मद हसनैन जी, क्या आपके लिए वंदे मातरम गाली था? मैं अपने मित्रों और मुसलमान भाइयों से ये कमेंट के जरिए जानना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम आपके लिए गाली है? आप मोहम्मद हसनैन जी की इस बात पर कमेंट कर बताइए, क्या वंदे मातरम एक गाली है मुसलमान भाइयों के लिए? और हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कमेंट के जरिए कि आप भी बताइए, क्या यह वंदे मातरम मुसलमान भाइयों के लिए गाली है? वंदे मातरम एक भारत का सम्मान है। मोहम्मद हसनैन जी, अगर आप राष्ट्रगीत को एक गाली समझ रहे हैं तो ये आपका जो आपने डिसीजन लिया है, तो आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि एक सच्चे हिंदुस्तानी में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक सच्चे भक्त को दर्शाता है, जो सभी मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों में है। जो सभी लोग स्कूल, कॉलेज, मदरसा, सिनेमा हॉल, सभी जगह गाए जाते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी गाए जाते हैं, जो सभी लोग गाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग गाते हैं। सभी जगह गाया जाता है वंदे मातरम राष्ट्रगीत, और आपके लिए गाली हो गया। और हम मुस्लिम भाइयों से भी कमेंट के जरिए पूछना चाहते हैं, हिंदू भाइयों से भी कमेंट के जरिए पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी रोड रेज जो घटना थी वो एक धर्म से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि मोहम्मद हसनैन जी उस लड़ाई को धर्म से जोड़ रहे हैं। मोहम्मद हसनैन जी, आपके लिए पाकिस्तान ही सही है, आपके दिल में पाकिस्तान बसता है, क्योंकि एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों में पाकिस्तान नहीं बसता है, एक सच्चे हिंदुस्तानी भाइयों में भारत ही बसता है। वो गर्व से बोलते, वो गर्व से गाते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। आपके लिए गाली होगा राष्ट्रगीत, लेकिन एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए गाली नहीं हो सकता है। सुनिए उनके बेटे आमिर क्या कह रहे हैं। अपना तारुफ कराइए, क्या नाम आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अमीर है। मेरा तारुफ ये है कि ये मेरे वालिद हैं और हम इंडिया दिल्ली में रहते हैं, जाफराबाद में। मैं 12th पास हूँ, प्लस मैंने डिप्लोमा किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का, और प्लस मैंने एक सेफ्टी इंस्पेक्टर का एक डिप्लोमा और किया है, IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। मैं सन 2021 में दुबई आया। मैंने दुबई के लिए अप्लाई कर रखा था ताकि मेरी जॉब लग जाए कहीं बाहर, क्योंकि वहाँ पर कोई स्कोप इस तरीके का बन नहीं रहा था। दूसरा, जालिमों से परेशान थे इन लोगों से, कभी किस तरीके के स्लोगन्स, कभी किस तरीके के स्लोगन्स। 2 बार हमें घेरा गया, मुझे पर्सनल घेरा गया, मेरे वालिद के साथ मुझे घेरा गया। अपनी भी जान बचाई, इनको भी बचाया। मेरे एक ही मेरे वालिद हैं ये। भारत के मुजालिम की दास्तान कहानियाँ तो यहाँ सब हम सुनते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ?
बिल्कुल सर, बताया ना, मेरे साथ पर्सनल खुद जुल्म हुआ है। मुझे एक बार पार्क के अंदर घेरा गया, एक बार ऑन रोड घेरा गया मुझे। बाकायदा पूरी प्लानिंग थी। मेरे वालिद को धमकियां भी दी जाती थी कि तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं कि कैसे आप पाकिस्तान पहुंचे। ट्रैवल हिस्ट्री बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मोहम्मद हसनैन के बेटे आमिर जी, ये आप दोनों बाप बेटे कायर हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आप शिकायत कर सकते थे। आप सिर्फ दोनों बाप बेटे मुसलमान भाइयों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, भारत के मुसलमान भाइयों। जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये धर्म से नहीं छोड़ सकते हैं आप मोहम्मद हसनैन जी। आप कमेंट कर जरूर बताएं, इनका जवाब दें मोहम्मद हसनैन जी का और उनके बेटे आमिर का। जिस तरह से भारत पर लांछन लगा रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप कमेंट कर बताइए कि क्या आप भारत में सुरक्षित नहीं है। भारत जैसा देश पूरे दुनिया में नहीं है। भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो सभी धर्म का सम्मान करता है, एक सम्मान करता है सभी धर्म का। भारत एक ऐसा देश है, भारत में सभी धर्म के लोग एक समान तरीके से रहते हैं, सभी को फ्रीडम है। आपको जब वंदे मातरम राष्ट्र गीत गाली लग सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों बाप बेटे में कितना भारत के लिए जहर है। सुनिए आगे क्या कहते हैं इनका ट्रैवल हिस्ट्री। ये ट्रैवल हिस्ट्री हमारी ये, हमने सबसे पहले तो वीज़ा अप्लाई किया 5 सितंबर सन 2023 को यूएई का, वो हमें हासिल हुआ। फिर उसके बाद हमने जहाज़ का टिकट कराया इंडिगो का और हम अबू धाबी पहुँचे। उसके बाद एक दो दिन हम लोग वहाँ पर रहे। फिर 7 तारीख को हम गए अफ़गानिस्तान की एम्बेसी। उनसे हमने पूछा कि क्या आपका ट्रैवलिंग वीज़ा मिलता है क्या अफ़गानिस्तान का। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने हमें एक वीज़ा दिया 1.5 से 2 घंटे के अंदर। और उसके बाद हमने फिर कामयार का टिकट कराया और हम काबुल पहुँच गए। काबुल से हम वहाँ पहुँचे, क्या नाम, कंधार, 2-3 दिन बाद। फिर कंधार में हमने लोगों से मालूम किया, काबुल में भी मालूम किया था कि भाई हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमारे साथ हालात ये हैं, इस तरीके से होता है। और फिर हम जब कंधार पहुँचे बाई एयर गए थे, मेरे पास टिकट्स हैं, उसकी वीज़ा है, सब है। फिर उसका जब हम कंधार पहुँचे तो कंधार पहुँचने के बाद हम लोगों ने 1-2 दिन बाद हमने लोगों से जिक्र किया कि भाई यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर किधर है, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वीज़ा कहाँ से हासिल होगा। तो हमें वीज़ा तो मिल नहीं रहा था। इंडियन पासपोर्ट पे दुनिया में कहीं से भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई पाकिस्तान के अंदर कोई रिश्तेदार है, अगर वो भेजेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कुछ एजेंटों से बात की। फिर उनमें से एक एजेंट ने कहा कि मैं आपको 100% आपको उधर पहुंचा दूंगा। हमने बिस्मिल्लाह करी, हम बॉर्डर क्रॉस कर गए, चमन आ गए। फिर वहाँ से हम कोयटा आए बाई टैक्सी। फिर हम कोयटा से हम कराची आए। कराची में हमने थोड़ा सा ढूंढा कुछ तंजीमों को ताकि कोई मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ना पासपोर्ट और ना ही वो था, क्या नाम, शनाख्ती कार्ड, कोई वीज़ा, कुछ नहीं, कोई हमें कुछ दे नहीं रहा था। किसी ने कहा हॉस्पिटल के उस पर चले जाएं, किसी ने रेलवे स्टेशन, किसी ने कुछ तरह की बातें। फिर एक साहब ने कहा कि आप एक काम करें, यहाँ ईदी वालों का एक वो चलता है, लंगर चलता है, आप उनसे बात कर लें। तो उन्होंने हमें टावर का एड्रेस दिया। हम फिर टावर पहुँचे, यही वक्त था टावर पहुँचने का, इससे थोड़ा सा पहले असर का वक्त। वहाँ गए, हमने उनको परेशानी बताई। साफ हमने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के रास्ते 2 नंबर में आए और पाकिस्तान आ गए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास ना पासपोर्ट है, ना पाकिस्तान का वीज़ा है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने थोड़ी देर आपस में सलाह मशवरा की। ऊपर उनको जिन से बात करनी थी उन लोगों ने मशवरा किया, बातचीत की। तो उन्होंने एक फ़ैसला यही किया कि भाई इनको 2-4 दिन के लिए दे दिया जाए। उन्होंने हमें अल्लाह के फजल करम से उन्होंने दिया। बहुत अच्छे लोग थे, काबिल, बस ये कोई तारीफ़ हम नहीं कर सकते। बिलाल साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ने उनके दिल में जो भी रहम डाला हो। उन्होंने फिर हमें अपने ये सोहराब कोट अपनी बाकायदा अपनी एम्बुलेंस से उन्होंने हमें भेजा है कि इनको वहाँ छोड़ करके आए, अपने ड्राइवर से उनका। इस वक्त हम सोहराब कोट में रह रहे हैं, जो ईदी का सेंटर है, ICU है, हम उसमें रहते हैं। हसनैन साहब, आप बताइएगा, हसनैन साहब की उम्र जो है वो 70 बरस के लगभग है और कुछ अलालत भी है जिसकी वजह से मुश्किल से इतना वो खड़े हो पाते हैं।
तो हम पूछेंगे अभी आपका क्या है फ्यूचर, आपने क्या हुकूमत पाकिस्तान से अपील और क्या? हुकूमत पाकिस्तान से, मुख्तदरा हलकों से, इस मुल्क के अजीम अवाम से, इदारों से, गवर्नर सिंध से और वज़ीर आला सिंध से, सबसे बिल्कुल आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान किसी कीमत पे वापस जाना मंजूर नहीं है। आप मुझे हिंदुस्तान ना भेजें। आप अपने इदारों के ज़रिए मेरी तसल्ली कर लें, मेरे मुतल्लिक़ जिस चीज़ की भी जांच करना चाहें कर लें। जो भी आपका तरीक़ाकार है मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा। कहीं कोई साजिश नहीं है। 70 साल मेरी उम्र है, मेरी खिदमत का एक रिकॉर्ड है, आप उसे देख लें, जांच लें। आपको जांच कैसे की जाती है हम कौन बताने वाले होते हैं, आप अपने काम को बेहतर तौर पर समझते हैं। अगर जांच में कोई साजिश की बू नज़र आए मुझे चौराहे पे गोली मार दें, और अगर जांच में मैं साफ़ सुथरा निकलूँ मुझे वापस भेजने की ज़रूरत क्या है। इस मुल्क में जहाँ 25 करोड़ अवाम रहते हैं वहाँ 2 लोगों के लिए जगह निकल सकती है सिर्फ। और उसकी वजह है कि देखिए 2 बातें हैं। अगर मैं वापस जाऊँगा तो जो मेरा हशर होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से वापस जाने वालों का जो हशर होता है वो ये होता है कि उन्हें किसी न किसी फ़र्ज़ी मुकदमे में इन्वॉल्व करके उन्हें या तो फांसी दी जाती है, उनका इनकाउंटर किया जाता है। मैं और आगे बात करूंगा। इसके बाद पहले आप डिस्कवर कराची का छोटी सी वो क्लिप देखिए कि बिहार का नाम वो क्यों ले रहे हैं, कहाँ की पैदाइश है वो उनका। आप सबसे पहले वो डिस्कवर कराची का वो छोटा सा रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब और इसहाक साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमने निकाला। हमें पता है कि जब से आप इंडिया से आए हैं एक भरमार है इंटरव्यूज़ की जो आपको परेशान किए दे रही है, और आप पाकिस्तान में तो खैर बहुत जाने पहचाने इंडियन शहरी बन गए। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आपसे इंटरव्यू की कि किस तरह आपका आना हुआ, और उससे पहले कि आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से है। जैसे कराची में बसने वालों का बहुत सौ का ताल्लुक़ भारत से है, आपकी फैमिली कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, आपके वालिदैन कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, और अपने कुछ बचपन के हवाले से हमें बताएं। बिहार एक रियासत है, आप लोग सूबा कहते हैं। हिंदुस्तान में रियासतें होती हैं, सूबे नहीं होते। तो रियासत बिहार में एक इलाका है जो कभी सारन ज़िला के नाम से जाना जाता था, वहाँ से हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ है। ज़मींदार घराना था और शेख सैयदों में हम लोग आते हैं। वहाँ पर अब 3 ज़िले बन गए हैं, गोपालगंज, छपरा और सिवान। सिवान के एक बहुत मशहूर शाहबुद्दीन साहब हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा उनका, और लालू प्रसाद यादव का ताल्लुक़ छपरा से है। बिल्कुल उसी इलाके से हमारा ताल्लुक़ है। भोजपुरी मेरे वालिदैन की अजदाद की ज़बान थी, मैं भोजपुरी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बोल भी लेता हूँ। लेकिन मेरे वालिदैन शिफ्ट हो गए सन 1935 के आसपास बिहार के, उस वक्त के बिहार के सनती शहर जमशेदपुर में। भोजपुरी समझ भी लेते हैं, भोजपुरी बोल भी लेते हैं। आप 70 साल की उम्र में अगर भोजपुरी को समझ लेते ना तो आप पाकिस्तान जाकर भारत के लिए जहर नहीं उगलते। मोहम्मद हसनैन साहब और उनके बेटे अमीर, आप 70 साल की उम्र में भारत के लिए नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तानियों कि क्या इनकी सच्चाई है। लेकिन मोहम्मद हसनैन जी और उनके बेटे जिस तरह से पाकिस्तान गए हैं, ये भारत में मुसलमान, उनके मुताबिक भारत में मुसलमानों को मारा जाता था, पीटा जाता था, इसलिए वो किसी तरह पाकिस्तान गए और उनको पाकिस्तान में चमन मिल गया, चमन उनको प्राप्त हो गया पाकिस्तान जाकर। इसलिए पाकिस्तानी सरकार से शरण के लिए भी मांग रहे हैं मोहम्मद हसनैन साहब और उनके बेटे अमीर। मैं पूरे हिंदुस्तान से कमेंट के जरिए ये जानना चाहता हूं, क्या मोहम्मद हसनैन साहब और उनके बेटे जो 70 साल तक मोहम्मद हसनैन साहब भारत में रहे, भारत ने उनको पाला बड़ा किया, भारत का खाया उन्होंने, और फिर भारत के लिए जहर उगल रहे हैं इस 70 साल की उम्र में। भारत ने उन्हें सब कुछ दिया, उनकी एक अलग पहचान दी, और उसी पहचान का फायदा उठा रहे हैं मोहम्मद हसनैन साहब। आप तो कायर है ही, लेकिन
अगर अलग मायने में देखें तो आप एक देशद्रोही तो है ही भारत के लिए। जो आतंकवाद शब्द होता ना है, उससे मिलता जुलता आपका चरित्र है। जो आपका चेहरा और बेटे का चेहरा जो बहुत भोला भाला जैसा लग रहा है, उन्हें पाकिस्तान में घूम रहे हैं शरण के लिए, उस भोले भाले चेहरे के पीछे बहुत बड़ा राज्य है। मैं पूरे हिंदुस्तान से कमेंट के जरिए ये जानना चाहता हूं कि आप मोहम्मद हसनैन की इन बातों पर कमेंट कर बताइए और इनको जवाब दीजिए कि भारत एक कैसा देश है। सभी धर्म से मैं भारत में रहने वाले सभी धर्म से कमेंट के जरिए पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, और आप जवाब दीजिए कि भारत एक कैसा देश है। क्या मुसलमान के लिए खतरा पैदा करने वाला देश है? क्या भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भारत के मुसलमानों में पाकिस्तान बसता है? आप कमेंट कर जवाब दीजिए और इनके मुंह पर तमाचा मारिए कि इन्होंने क्यों ऐसा कहा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत में जो भी सरकारी योजनाएं रहती है, सभी धर्म को एक समान लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का। उस सरकारी योजनाओं में किसी से जात पात नहीं पूछा जाता, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हैं। सभी को एक समान लाभ मिलता है। और आप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान जाकर। आपको 70 साल तक भारत ने पाला पोसा है, 70 साल तक खिलाया है भारत ने। उस 70 साल में भारत पाकिस्तान का याद नहीं आया, और पाकिस्तान जाकर आप जहर उगल रहे हैं भारत के लिए। भारत के मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं। क्या भारत में मुसलमानों के लिए राष्ट्रगीत गाना अपमान है? वंदे मातरम बोलना उनके लिए गाली है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं और इनके मुंह पर तमाचा मारे उस कमेंट के जरिए। जिस तरह से मोहम्मद हसनैन साहब वंदे मातरम को एक गाली कह रहे हैं कि मुसलमानों को रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, क्या एक राष्ट्रगीत आप नहीं गा सकते हैं? अरे भाई, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश के लिए है, जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जरूर कमेंट में वंदे मातरम लिखिए और इनके मुंह पर तमाचा मारिए उस कमेंट के जरिए। मैं बताना चाहता हूं और आप भी जानते हैं कि छठ बिहार के लिए बहुत ही महान पर्व है, मुख्य पर्व है, जो अब विश्व के लिए पर्व या छठ महापर्व बन गया है। विश्व के लिए, हाँ, विश्व के लिए, विश्व में छठ पर्व किया जाता है। आपको पता है पूरे छठ में जो चूल्हे होते हैं ये सब मुसलमान भाई ही तैयार करते हैं। मुसलमान भाई पूरे लगन से लगते हैं, पूरे लगन और मेहनत से लगते हैं छठ पर्व में। सिर्फ छठ ही पर्व नहीं है, हिंदू के कई पूजा है जो मुसलमान भाई कई मूर्ति बनाते हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, मुसलमान भाई ही मूर्ति बनाते हैं। क्या वो अपमान है मुसलमान भाइयों के लिए? भारत एक ऐसा देश है, भारत में सभी धर्म एक समान रहते हैं और सभी धर्म मिलकर रहते हैं। हाँ, छोटी छोटी अपवाद होती रहती है, लेकिन उस चीज पर शिकायत करना जरूरी है, उस चीज पर एक्शन लेना जरूरी है कानूनी तरीके से, न कि जहर। अगर आपके दिल में पाकिस्तान बसता था इसीलिए आपने भारत छोड़कर पाकिस्तान गया है, क्योंकि भारत एक ऐसा शांति देश है जहां सभी धर्म के लोग एक समान रहते हैं और बड़ा शांतिपूर्वक रहते हैं। रोजमर्रा के दिन में कमाते खाते हैं सभी धर्म के लोग, एक मार्केट में एक साथ चलते हैं, एक घर में रहते हैं। मेरे भी कई मित्र मुसलमान हैं, ऐसा कभी नहीं उन्होंने ऐसा बोला है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरा पैदा करता है। आप कमेंट कर जरूर बताएं। इनके तरह जो मानसिक सोच रखते हैं, इनके तरह जो सोच रखते हैं, भारत में रह रहे
उनके लिए एक करारा जवाब होगा, करारा जवाब होगा। आप कमेंट कर जरूर जवाब दीजिए मोहम्मद हसनैन साहब और उनके बेटे आमिर का। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।